वह लड़की। एक बार एक नवविवाहित दंपत्ति मैसूर से छुट्टियां मनाकर बेंगलोर लौट रहे थे। रात के 8:30 बजे थे। आबादी शुरू होने के कुछ 7-8 किलोमीटर पहले उन्हें सड़क किनारे एक 16-17 साल की लड़की खड़ी दिखी। वह लड़की इशारे से उन्हें रुकने को कह रही थी। उन्होंने गाड़ी धीमी की और लड़की को गौर से देखा। उसने टी शर्ट और हॉट पैंट पहन रखी थी। टी शर्ट का रंग सफेद था और पैंट नीली, बाल भूरे थे। एक बारगी देखकर लगता कि कोई विदेशी लड़की हो। उन्होंने गाड़ी रोकी और ड्राइवर की तरफ वाली कांच को हल्का सा नीचे किया। लड़की उधर आई और उसने कहा कि वह मैसूर से लौट रही थी और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसने इशारे से बाईं तरफ सड़क से थोड़ी दूर एक गाड़ी दिखाई। छोटी सी 2 लोगों के बैठने वाली कार थी। कुछ पूछताछ करने के बाद उन्होंने लड़की को पिछली सीट पर बैठा लिया। जब गाड़ी शहर की सीमा में घुसी तो उस लड़की ने रास्ता बताना शुरू किया। दाएं बाएं मोड़ से थोड़ा आगे करते हुए वे लोग उस लड़की के घर के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर गाड़ी चला रहे आदमी ने उस लड़की को गाड़ी में ही रुकने कहा और खुद उतरकर उसके घर गया। घंटी बजाने पर एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। आपके घर की लड़की हमारी गाड़ी में बैठी है, इस आदमी ने उनसे कहा। हमारे घर की लड़की? उस महिला ने आश्चर्य से पूछा। जी, लेकिन हमारे घर में तो कोई लड़की नहीं रहती है। वह तो बोल रही है कि आपके घर की ही लड़की है। वे देखिए गाड़ी। बोलते हुए जैसे ही उस आदमी ने पलटकर देखा, वह लड़की गाड़ी में नहीं थी। यही तो थी, नीले पैंट और सफेद टी शर्ट में, भूरे बाल थे उसके। यह सुनते ही वह स्त्री फूट फूट कर रोने लगी और बोलने लगी, मजाक मत करिए हमारे साथ, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आया। ऊपर से वह लड़की भी गायब हो चुकी थी। इन लोगों ने वहां से निकल भागने में ही भलाई समझी। वे दोनों लौट कर घर तो चले गए, लेकिन मन में उधेड़ बुन चलती ही रही कि आखिर वहां हुआ क्या था। फिर भी उन्होंने इस बात को भुला देना ही ठीक समझा। करीब 1 हफ्ते बाद जब वह आदमी सोया हुआ था, उसने देखा कि लड़की उसके बिस्तर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठी हुई है। इस आदमी ने उसे देखा तो पूछा, उस दिन कहाँ चली गई थी? मैं घर के अंदर चली गई थी। वह महिला रो क्यों रही थी? माँ है ना? ओह अच्छा, आपका शुक्रिया। क्यों? मुझे घर वापस पहुंचाने के लिए। कोई बात नहीं, वैसे तुम यहाँ कैसे पहुंची? आपकी गाड़ी में आपके साथ ही आ गई थी जब आप चले थे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। लड़की उठी और चल दी। उस आदमी की नींद खुल गई और वह पसीने से तरबतर हो गया। कमरे में कोई नहीं था। पत्नी बगल में सोई थी और दरवाजा अंदर से बंद था। उसने पानी पिया और कंबल खींचकर सो गया। अगले रोज उसने अपनी पत्नी को रात वाली बात बताई तो उसकी पत्नी ने वापस चलकर उस महिला से बात करने की बात की। अगले दिन शनिवार था। दोनों दोपहर में वहां पहुंच गए। उस महिला से इन्होंने उस रात के लिए माफी मांगी। फिर उनसे पूछा कि वह रोने क्यों लगी थी। उस महिला ने बताया कि उसकी बेटी उन्हीं कपड़ों में बंगलोर मैसूर के बीच एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। फिर कुछ बातें हुई और ये लोग वहां से निकल गए। गाड़ी मोड़ के करीब ही थी कि आदमी को गाड़ी के कांच में वही लड़की दिखाई दी। उसने झटके से ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। गृहस्थ भोजन नहीं मिलेगा। महर्षि मंडन मिश्र के गांव की बात हो तो सहरसा के लोग मंडन धाम या महिषी धाम बोलते हैं। इसकी 2 वजहें हैं। एक तो खुद महर्षि, दूसरी वजह है मां सती की एक आंख का वहां होना। महिषी धाम में स्थित ताराथान शक्तिपीठों में से एक है। कथाओं और तथ्यों के अनुसार मां सती की एक आंख तारापीठ में है और दूसरी महिषी में। तारा शब्द का अर्थ ही है आंख। महिषी वाले पीठ की अधिष्ठात्री देवी मां तारा है। इसके अलावा सहरसा में 2 और शक्तिपीठ हैं। एक तो है धमारा स्टेशन के पास कात्यायनी धाम और दूसरा है विराटपुर गांव में चंडी धाम। ये तीनों धाम मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं, जिसकी वजह से वह क्षेत्र तंत्र साधकों का पसंदीदा है। कात्यायनी धाम मवेशी पालकों का धाम भी है। सहरसा में मवेशी पालकों के 2 धाम हैं। एक तो मां कात्यायनी धाम और दूसरा है बाबा कारू खिरहरी धाम। बाबा कारू खिरहरी संभवतः कुछ 100 वर्ष पहले वहां गाय चराते थे।
कहते हैं कि उनके पास इतनी शक्ति थी कि देवी गहिल से टक्कर ले बैठे थे। देवी गहिल माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में संभवतः काल रात्रि स्वरूप हैं और मेरे परिवार की कुल देवी भी। देवी ने अंततः जीतने हेतु बाघ के बच्चे का नख कारू बाबा को लगा दिया था। कारू बाबा के मंदिर से अद्भुत बातें जुड़ी हैं। पहली बात तो यह है कि मंदिर कोशी के बांध से लगभग 1 किलोमीटर अंदर है। दूसरी बात यह जुड़ी है कि हर साल कोशी नदी जब उफान पर आती है तो बाबा के मंदिर में आकर उनके चरण पखार वापस उतर जाती है। यादव लोग भगैत गाते हैं। भगैत गाने वालों को भगता कहा जाता है। उसी भगैत में कथा है कि कारू बाबा के देहावसान के बाद जब उनके भाई ने उनका आवाहन किया तो उन्होंने अपने भाई को सारा खीर खाने कहा। इस पर उनके भाई अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा खीर खा गए। खाने के बाद उनको खुद आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने कारू बाबा से पूछा कि वे खुद क्यों नहीं खा रहे। इस पर बाबा ने उत्तर दिया, नुनू रे, ये कलयुग छे। हम एक बेर खीर खाए लेबो त दोसर बेर हमरा कोई बुलेबो नहीं करतो। यह कलयुग है बाबू। यदि मैंने एक बार खीर खा लिया तो दूसरी बार कोई बुलाएगा नहीं। कई गुना ज्यादा खाने से एक किस्सा याद आया जो रखिया गांव का है। एक बार एक दरभंगिया पंडित जी यात्रा पर थे और उन्हें बरुआरी गांव से ट्रेन पकड़नी थी। सुबह का समय था। पैदल स्टेशन की तरफ जा रहे थे। अभी रखिया पहुंचे ही थे कि ट्रेन सामने से निकल गई। अगली ट्रेन अगले दिन मिलती, सो अब आगे 1 किलोमीटर जाने का कोई फायदा था नहीं। सो वहीं एक किनवार राजपूत के दरवाजे पर पहुंच गए। ब्राह्मण थे तो उनका सत्कार होना ही था। उन्होंने गृहस्थ को अपनी समस्या बताई। साथ में यह भी बताया कि वे अपना खाना खुद बनाते हैं। गिरहत ने उन्हें आधा किलो चूड़ा, आधा किलो चावल, पाव भर दाल, नमक, तेल, प्याज, हल्दी, मिर्च, लहसुन आदि के साथ कुछ बर्तन ईंटें और जलावन दिया और खेत की तरफ चल दिए। जब तीसरा पहर बीतने को था, गिरहत खेत जोत कर लौटे। देखा कि पंडित जी उदास बैठे थे। गिरहत को देखते ही बोले, गिरहत कलो न कर बेबे। गृहस्थ, भोजन नहीं मिलेगा। अहाँ के त सब सामग्री दे गल रही ने बाबा, की भेल? आपको तो सब सामग्री दे गए थे ना बाबा, क्या हुआ? पंडित जी आश्चर्य से बोले, ओ मैं कलो भी रहे कि हम त सब जलखै में खा गेली। उसमें दोपहर का भोजन भी था क्या? हम तो सब नाश्ते में ही खा गए। पुनश्च पंडित जी सारा सामग्री कच्ची ही मिलाकर खा गए थे।